एपिसोड 174 झूठी सच्चाई। अपने कमरे में बैठा राजवीर अभी कोई मैगजीन पढ़ रहा होता है कि तभी उसके कंधों पर किसी ने अपना हाथ रखा। अपने कंधों पर किसी मजबूत हाथ की पकड़ महसूस होते ही राजवीर पीछे पलटा और अपने सामने खड़े शख्स को देखकर चौंक गया। अच्छी डील डॉल और बेहतरीन पर्सनैलिटी, आंखों में डिजाइनर चश्मा और सूट बूट पहने हुए उस शख्स के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की चमक नजर आ रही होती है। चेहरे पर एक उम्र के साथ नजर आती हुई लकीरें भी साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। अचानक इस शख्स को देखते ही राजवीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट छा गई और राजवीर ने तुरंत खड़े होकर अपने सामने खड़े शख्स को गले से लगा लिया। उस शख्स ने भी कसकर राजवीर को गले से लगाते हुए कहा, और बरखुरदार, कैसे हैं आप? और हमें ये सब क्या सुनने को मिल रहा है आपके बारे में? सगाई तक कर ली और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा आपने? अरे दादू, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको सब बता दिया ना उस असिस्टेंट के बच्चे ने, उसे तो मैं देखता हूं। राजवीर ने अपने दादू की ओर देखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, उस बेचारे से कुछ मत कहना, क्योंकि मैंने ही उसे कहा था तुम्हारे बारे में खबर देते रहने को। राजवीर के दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बट दिस इज नॉट फेयर दादू, आप आ रहे थे तो कम से कम मुझे बता देते, मैं खुद आपको लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाता। राजवीर ने अपने दादाजी से शिकायत करते हुए कहा, अरे बाबा, तुम आ जाते तो मैं तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कैसे देख पाता जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा? मेरे आने की खुशी जो तुम्हारी आंखों में दिखाई दी मुझे। राजवीर की शिकायत का जवाब देते हुए उसके दादाजी ने कहा। अभी राजवीर कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके दादाजी ने कहा, लेकिन राजवीर बेटा, तुमने ये होटल राजमहल उस लड़की के नाम कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। जिस पर राजवीर ने उन्हें सफाई देते हुए कहा, मुझे लगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। मैं जानता था कि आप मुझसे इस बात पर कभी नाराज नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे ही ये सब कर दिया। राजवीर की बात सुनते ही दादू ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया राजवीर, आखिरकार वो बहू है हमारी, और वैसे भी सब कुछ तुम दोनों का ही तो है। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर की खुशी देखकर दादाजी के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई और उन्होंने राजवीर से कहा, अरे मुझे भी तो मिलवाओ बहू से, होटल राजमहल की नई मालकिन से। ये सुनते ही राजवीर के चेहरे की खुशी दोगुनी हो गई और उसने अपने दादाजी से कहा, मैं अभी मल्लिका को कॉल करके बोल देता हूं कि वो होटल आ जाए, फिर आपको मेरे साथ मीटिंग के लिए उदयपुर भी निकलना है। ठीक है बेटा, मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूं, दादाजी ने राजवीर से कहा। इतना कहकर दादाजी वहां से चले गए और उनके जाते ही राजवीर ने तुरंत मल्लिका को कॉल किया। मल्लिका ने फोन उठाया तो राजवीर ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर ही कहा, मल्लिका, तुम कुछ बोलो, इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि तुम जल्दी से तैयार होकर होटल राजमहल आ जाओ। मैं तुम्हें मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान से मिलवाना चाहता हूं। राजवीर की बात सुनकर मल्लिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं बस अभी आई। कुछ देर बाद होटल की लॉबी में खड़ी मल्लिका के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ जा रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर अपने सामने से आते हुए राजवीर पर पड़ी। राजवीर को देखते ही मल्लिका के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने झट से राजवीर को अपने गले से लगा लिया। ये देखते ही राजवीर ने मल्लिका से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए दो दो सरप्राइजेस हैं। राजवीर की इस बात को सुनते ही मल्लिका हैरान हो गई, लेकिन वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही राजवीर ने अपने असिस्टेंट की ओर इशारा किया और तभी राजवीर के असिस्टेंट ने एक कमरे की चाबी राजवीर की तरफ बढ़ाई। उस चाबी को लेते ही राजवीर ने मल्लिका से कहा, आज से ये स्वीट तुम्हारा है, तुम जब चाहो यहां आकर रह सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ही होटल में किसी अनजान की तरह रहो। अब चलो, मुझे तुम्हें किसी और से भी मिलवाना है। लेकिन राजवीर, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं मल्लिका, ये सब जरूरी है, इसीलिए मैंने किया। इतना कहकर राजवीर मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे उसी स्वीट पर ले गया
जो उसने अभी थोड़ी देर पहले मल्लिका को तोहफे के तौर पर दिया था। वहां पहुंचते ही राजवीर ने मल्लिका की ओर चाबी बढ़ाते हुए कहा, लो, अब इसे तुम खोलो। मल्लिका ने राजवीर की बात मानते हुए जैसे ही उस स्वीट को खोला, गुलाब की ढेर सारी पंखुड़ियां उसके ऊपर गिर गई। अंदर की ओर जाते हुए मल्लिका ने देखा कि कमरे को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया है, और तभी उसकी नजर वहां खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जो मल्लिका की ही ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। ये देखते ही मल्लिका ने हैरानी से राजवीर की ओर देखा। तब राजवीर मल्लिका की बात समझते हुए बोला, इनसे मिलो मल्लिका, ये मेरे दादू हैं, मेरी जिंदगी। राजवीर की इस बात को सुनकर मल्लिका ने तुरंत जाकर राजवीर के दादाजी के पैर छूते हुए कहा, आज तक सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है दादाजी। अभी मल्लिका और राजवीर दादाजी से बात कर रहे होते हैं कि तभी राजवीर के असिस्टेंट ने आकर कहा, सर, भाटिया जी का फोन आ गया है, आप हमें मीटिंग के लिए यहां से निकलना चाहिए। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं और दादाजी आ रहे हैं। तभी दादाजी ने मल्लिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत खुशनसीब है मेरा राजवीर, जिसे इतनी प्यारी लड़की मिली है। बेटा, अभी हमें जरूरी काम से जाना है, वापस आने पर ढेर सारी बातें करेंगे। मल्लिका ने मुस्कुराते हुए हामी में अपना सर हिलाया। राजवीर ने भी मुस्कुराते हुए मल्लिका को बाय बोला और दादाजी के साथ कमरे से बाहर चला गया। वहीं वहां मौजूद मल्लिका अपनी किस्मत पर इतराती हुई कमरे को निहारने लगी। जैसे ही नीचे दादाजी गाड़ी में बैठे, तभी उनके मुंह से निकला, अरे, मैं इतना जरूरी काम करना तो भूल ही गया। अपने दादाजी की बात सुनकर राजवीर ने पूछा, क्या हुआ दादू, कौन सा काम नहीं हुआ? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहू को आज मिलने पर मुंह दिखाई के लिए तेरी दादी के कंगन देने थे, जो मैं उसे देना भूल गया। राजवीर ने उन्हें समझाते हुए कहा, तो क्या हुआ, आप वापस आने पर दे देना। दादाजी ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं बेटा, वो मुझे आज ही देने हैं। तू एक काम कर, जब तक मैं ऊपर जाकर मल्लिका को कंगन देकर आता हूं, तो तब तक भाटिया जी को पिक करके यहीं आ जा। राजवीर ने दादाजी की बात मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस यूं गया और भाटिया जी को लेकर यूं आया, तब तक आप मल्लिका से मिलाइए। इतना कहते ही राजवीर होटल राजमहल से निकल गया और दादाजी होटल के अंदर चले गए। अभी मल्लिका कमरे को देख ही रही होती है कि तभी विशाल जल्दी से कमरे में घुस गया और उसने कमरे का दरवाजा टिका दिया। फिर चुपके से जाकर मल्लिका को पीछे से गले लगा लिया। अचानक हुई इस हरकत से मल्लिका हैरान रह गई और खुद को विशाल से दूर करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम विशाल? यहां कोई भी कभी भी आ सकता है। ये सुनते ही विशाल जोर जोर से हंसने लगा। ओह, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है, और वैसे भी दादा पोता उदयपुर गए हैं, इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। तब तक पूरा समय है हमारे पास प्यार करने के लिए। मल्लिका ने गुस्से में विशाल से कहा, मेरे करीब मत आना विशाल, दूर हो जाओ मुझसे, थोड़ी तो शर्म करो, मेरी सगाई हो चुकी है राजवीर से। मल्लिका की बात सुनकर विशाल बोला, तुम मेरी हो मल्लिका, सिर्फ मेरी। मैंने तुम्हें राजवीर को सौंप दिया, इसका मतलब यह नहीं कि तुमसे मेरा हक खत्म हो गया हो। इतना कहकर विशाल ने दोबारा मल्लिका को कसकर गले से लगा लिया और उसकी गर्दन चूमने लगा। काफी देर तक मल्लिका ने विशाल की हरकतों को रोकने की और खुद को उसके चंगुल से आजाद करवाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद मल्लिका भी विशाल के एहसास को खुद में महसूस करने लगी। विशाल ने मल्लिका को बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ले गया, जहां उसने एक एक करके सारी हदें लांघ दी और मल्लिका में खो गया। अभी विशाल और मल्लिका एक दूसरे में इतने मगन हैं कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। विशाल और मल्लिका एक झटके में हैरान होते हुए उस ओर देखने लगे। सामने कोई और नहीं बल्कि राजवीर के दादाजी खड़े हैं और उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। ये देखते ही मल्लिका के चेहरे का रंग उड़ गया और वो खुद को चादर से ढकने लगी। उन लोगों को इस तरह से देखकर राजवीर के दादाजी ने चीखते हुए कहा,
वहां एक तरफ मेरा पोता तुम्हारे प्यार में पागल हुआ जा रहा है और तुम यहाँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर में। छी। मल्लिका ने बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहा, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। और अगले ही पल गुस्से में दादाजी तेजी से बाहर की ओर निकल गए। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, जल्दी से इस दरवाजे को बंद करो। उस आदमी ने फटाफट एक कोट डालकर रूम को बंद कर दिया। दादाजी ने चीखते हुए कहा, होटल में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दो। कोई ना तो अंदर आ पाए और ना ही यहां से जा पाए। उसके बाद आग लगा दो इस होटल को अभी के अभी। लेकिन सर, होटल में और भी गेस्ट्स हैं। दादाजी के एक आदमी ने अपना सर झुकाए हुए कहा, मुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना बोला जाए उतना कराओ। मेरे पोते को धोखा देने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। दादाजी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। दादाजी की बात सुनते ही उनके आदमी तुरंत काम पर लग गए। देखते ही देखते पूरे होटल राजमहल के आने जाने के रास्ते पर ताले लग गए और पूरे होटल में आग लगा दी गई। लोगों की चीख पुकार, बच्चों के रोने की आवाज हर जगह गूंजने लगी। उन दर्द भरी आवाजों से पूरा माहौल कांप उठा। विशाल और दिव्या को ये सारी बात बताते हुए मल्लिका की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। सब कुछ सही चल रहा था विशाल, लेकिन सिर्फ तुम्हारी उस हवस की जिद ने सब तबाह कर दिया। मेरे सारे सपने, सारे अरमान धरे के धरे रह गए। मैंने राजवीर के साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और तुमने एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया और मैं वहीं जलकर मर गई। मल्लिका की बातें सुनकर विशाल हैरान हो गया और खुद को कोसते हुए बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं ये सब नहीं कर सकता। मल्लिका ने कहा, यही सच है विशाल, यही सच है और तुम किसी कीमत पर इसे झुठला नहीं सकते। अभी विशाल बोल ही रहा होता है कि तभी होटल राजमहल में लगी उस बड़ी सी घड़ी की आवाज चारों ओर गूंज गई। देखते ही देखते होटल में आग की लपटें उठने लगी। लोगों की दर्द भरी आवाजें पूरे होटल में गूंज उठी। विशाल गहरे सदमे में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ जाता है और दिव्या अमन की मदद से उसे खींचकर होटल से बाहर लाती है। मल्लिका के घर जहां विशाल और दिव्या रहते हैं वहां पहुंचकर विशाल बिल्कुल होश में नहीं है। विशाल इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसकी वजह से न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर गए। विशाल बिना दिव्या से कुछ कहे खुद को कमरे में बंद कर लेता है। दिव्या विशाल की इस हरकत से परेशान कमरे का दरवाजा खटखटाती है। विशाल दरवाजा खोलो। विशाल, तुम बेवजह ही क्यों खुद को गुनहगार मान रहे हो? मुझे पता है विशाल, तुम बेगुनाह हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। प्लीज मेरी बात सुनो और दरवाजा खोल दो विशाल, प्लीज। लेकिन दिव्या को अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। वहीं दूसरी ओर अंदर कमरे में विशाल खुद को गुनहगार मानते हुए फांसी का फंदा बनाने की तैयारी कर रहा होता है। कमरे के पंखे में एक रस्सी डालकर विशाल उसमें लटकने ही वाला होता है कि तभी बंसी और मुरली की आवाज कानों में पड़ी। पागल मत बनो विशाल, कुछ भी ऐसा मत करो जिससे बाद में पछताना पड़ जाए। नहीं, मुझे मत रोको तुम लोग। मैं गुनहगार हूं उन सारे मासूम लोगों की मौत का और मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं खुद से ये हक आज छीनता हूं। विशाल ने उदासी भरी आवाज में बंसी और मुरली से कहा। तभी मुरली ने कहा, विशाल, अब बस बहुत हुई मल्लिका की नौकरी। अब समय आ गया तुम्हें वो बताने का जो तुम्हारे लिए जानना बेहद जरूरी है। बंसी ने मुरली को रोकते हुए कहा, पागल हो गया क्या? चुप कर जा। मुरली ने फिर कहा, नहीं, आज मैं चुप नहीं होऊंगा। मर तो हम पहले ही चुके हैं,
अब और क्या होगा? मुक्ति ही नहीं मिलेगी ना तो ना मिले, लेकिन मैं एक भोले भाले इंसान के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगा। बंसी और मुरली की बातें सुनकर विशाल हैरान रह जाता है। तुम दोनों ये सब क्या कह रहे हो? मुरली ने विशाल से कहा, मेरी बात सुन विशाल, तुमने जो कहानी सुनी है वो सच्ची है, लेकिन तुम उसके जिम्मेदार नहीं हो। ये सुनते ही विशाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अभी होटल राजधानी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत से राज खुलने बाकी है। ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड था। राज होटल को तहे दिल से प्यार देने के लिए धन्यवाद। हम जल्द लौटेंगे एक नई और हॉरर और मिस्टीरियस कहानी लेकर, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप इस पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को आप हब हॉपर्स, गाना ऐप, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक आदि ऐप पर सुन सकते हैं।